गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक ज्योग्राफी की एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको जनरली हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये नियोजन के दृष्टिकोण से कहें या भूगोल को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के दृष्टिकोण से कहें तो ये जो उपागम है, ये जो एक अप्रोच है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम सिस्टम एनालिसिस या तंत्र उपागम या तंत्र विश्लेषण के नाम से जानते हैं। बेसिकली जब हम भूगोल के विकास की बात करते हैं तो 1950 के बाद भूगोल में जिस तरह से एक मात्रात्मक क्रांति या इस तरह की विधि तंत्र को अपनाने की प्रक्रियाएं बढ़ी, जिससे कि भूगोल को एक विज्ञान का रूप दिया जा सके, तब ये जो तंत्र उपागम की जो अप्रोच है ये भूगोल के अंदर समावेशित हुई। और अगर हम अर्थ के दृष्टिकोण से देखें या अगर हम इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो सिस्टम जो अप्रोच जो है जो जीव विज्ञान है, जो एक विज्ञान है, साइंस है, वहाँ से भूगोल ने अडॉप्ट की है। और जो तंत्र उपागम जो है इसके अंदर दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं समझने के दृष्टिकोण से। एक होता है एलिमेंट होता है और एक होता है उन एलिमेंट्स को जोड़ने की इकाई, जिससे लिंकेज कहें, जोड़ने की या लिंक करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके दृष्टिकोण से सोचें तो ये महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सामान्य अगर जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो पूरा जो शरीर होता है, जो पूरा ह्यूमन बॉडी जो होती है, वो एक तंत्र के रूप में काम करती है। और इस तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की जो इकाइयाँ जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो आपका हार्ट सिस्टम हो, चाहे वो आपका ब्रेन सिस्टम हो, चाहे आपका जो पाचन तंत्र हो वो हो। तो जहाँ ये छोटी जो इकाइयाँ जो एक तंत्र के एक एलिमेंट का काम करती हैं, एक स्वतंत्र अगर दृष्टिकोण से बात करें तो अपने आप में ये जो छोटी इकाइयाँ भी एक उप तंत्र के रूप में काम करती हैं। और उसके अंदर जो और जो उसके जो शरीर की जो पार्ट्स जो उससे जुड़ी हुए हैं वो एक एलिमेंट्स के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से एक जो तंत्र जो होता है वो एक एलिमेंट भी होता है, और एक एलिमेंट जो होता है अपने आप में एक स्वतंत्र जो है एक तंत्र के रूप में हो सकता है। इस तरह का जीव विज्ञान से हमने भूगोल में इस चीज़ को अडॉप्ट किया। आगे हम देखेंगे कि बेसिकली जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो ये सिस्टम अप्रोच जो आई, ये मनुष्य और वातावरण के संबंधों को समझने के दृष्टिकोण से, या वातावरण और वातावरण के जो तत्व हैं या जिनको हम एलिमेंट्स कहें, उन एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए उसके समझने के दृष्टिकोण से कहें, या पारिस्थितिकी स्वयं अपने आप में एक तंत्र है और उस पारिस्थितिकी के अंदर जो भी इकाइयाँ जो एलिमेंट्स जो होते हैं किस तरह से उससे जुड़े हुए होते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं इस अप्रोच के अंदर समावेशित थी। और नियोजन के अंदर ये जो अप्रोच जो एक तरह से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट और फीडबैक जैसी जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं उससे बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अप्रोच आपके बहुत काम आने वाली है। नियोजन में भी काम आएगी, ह्यूमन ज्योग्राफी में काम आएगी, आप सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहाँ भी ये आपको हेल्प करेगी। अब अगर हम अर्थ की बात जब करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पूर्व में बताया भी है कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या घटक जो होते हैं, ये समष्टि रूप से जो एक वृत्त रूप से अगर हम बात करें, जिनमें आपस में एक क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसी को पूरे सिस्टम जो एक दूसरे से ये जो एलिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं उसी को हम एक तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। और एक तरह से जो तंत्र होता है, जो एलिमेंट्स जो होते हैं, छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, उसका एक सेट होता है जो एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुई चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यानी अगर एक के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो दूसरी जो इकाई जो उस सेट के अंदर, उस तंत्र के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर भी उसका जो प्रभाव है हमेशा दृष्टिगत होता है। एक सेट के अंतर्गत प्रत्येक घटक या जो इकाई होती है दूसरे से संयुक्त होती है, जुड़ी हुई होती है और दूसरे को प्रभावित करती है और दूसरे से प्रभावित होती भी है, यानी एक दूसरे पर वो निर्भर करती हैं। यानी अगर हम तंत्र की बात करें तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो
बात अगर जो है तो वो होता है इसकी जो इकाई है, जो एक एलिमेंट जो होता है, इसकी महत्वपूर्ण यूनिट होता है। और ये जो यूनिट जो है स्केल के आधार पे, माप के आधार पे परिवर्तनशील होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इकाइयों का या एलिमेंट्स का जो एक जुड़ा हुआ रूप होता है वो तंत्र होता है, लेकिन जो इकाई जो जुड़ी हुई है वो इकाई अपने आप में एक स्वतंत्र एक तंत्र के रूप में भी काम करता है। तो वो मापक या साइज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कोई जो वस्तु जो एक मापक पर तत्व होती है, यानी मैंने कहा कि जो एक तंत्र के अंदर कोई जो छोटी जो इकाई है, एलिमेंट जो है, वो तत्व के रूप में काम करती है, लेकिन अन्य स्केल की अगर हम बात करें तो वो स्वयं के अंदर एक तंत्र के रूप में भी काम कर सकती है। डेवलपमेंट की बात करें भूगोल के अंदर, तो जो ज्योग्राफिकल जो एनालिसिस के अंदर जो एक साइंटिफिक अप्रोच की जब हमने 1950 की बात की, तो वहाँ ये जो एक न्यू एक मेथडोलॉजी के रूप में सिस्टम एनालिसिस को अपनाया गया। और ये जो अप्रोच है ये भूगोल के अंदर जब हम उपागमों का अध्ययन करते हैं तो इकोलॉजिकल जो अप्रोच जो थी उसी को एक संशोधित रूप में जीव विज्ञान से जो है इसको भूगोल के अंदर अडॉप्ट किया गया और उसको ज़्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपनाने की यहाँ पर कोशिश की गई। और भूगोल में ये जो तंत्र एनालिसिस या सिस्टम अप्रोच जो है इसको लाने का जो पहल की, या जिसको हम कहें कि श्रेय जिसकी बात करें, तो एक तो बेलाउट और जो सोर्ले जो थे उनके द्वारा इसमें काफ़ी जो योगदान दिया गया। और चोर्ले एंड कैनेडी की एक पुस्तक भी थी, जियोमोलॉजी एंड जनरल सिस्टम थ्योरी, वहाँ इसको अडॉप्ट किया। और बेनेट एंड सोर्ले के द्वारा भी एक एनवायरमेंटल सिस्टम फिलॉसफी एनालिसिस एंड कंट्रोल जो एक पुस्तक थी, वहाँ पे इस अप्रोच को समझाने की कोशिश की गई। पीटर हेगेट जो थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा सिस्टम अप्रोच को ज़्यादा अप्लाइड फॉर्म के अंदर लाने का, भूगोल के अंदर उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का। और इनकी बुक थी लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के अंदर जो स्थानिकता का जो विश्लेषण किया जाता है और उस स्थानिकता के विश्लेषण के अंदर सिस्टम जो अप्रोच है वो किस तरह से महत्वपूर्ण होती है, ये पीटर हेगेट ने अपनी बुक में अपने जो अनुसंधान थे उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट किया। ये जिन बुक्स की मैंने आपको यहाँ सिस्टम एनालिसिस के संदर्भ में बात की, बहुत वेरियस एग्जाम्स के अंदर जो वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो सवाल होते हैं, वहाँ पर सवाल इन बुक से ले लिए जाते हैं। मिन्सुल की बात करें तो इनकी पुस्तक थी द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ जो है इन्होंने ये कहा कि एक तंत्र जो होता है अवयवों का, यानी एलिमेंट्स का या घटक का समूह होता है, और जो फंक्शनल रूप से, कारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर्निर्भर हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होते हैं, यानी कि यहाँ इनमें एक फंक्शनल जो रिलेशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। डेविड हेरवे की जैसे हमने बात की तो उन्होंने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि जो सिस्टम एनालिसिस जो है वो ज्योग्राफिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, भौगोलिक जो समस्याएं होती हैं, उसका परीक्षण करने के लिए एक सुविधाजनक एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है, आपके एक टूल के रूप में काम करता है। ये जो अप्रोच ज्योग्राफिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसके सॉल्यूशन करने में, और कौन सा कारक किस तरह से किसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, उसको एक माइक्रो लेवल एनालिसिस के अंदर भी महत्वपूर्ण जो है ये रहता है। अगर इसी तरह की, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेटलमेंट या की ज्योग्राफी की बात की, तो बीजेएल बेरी ने सिटी सिस्टम कॉन्सेप्ट के अंदर इस सिस्टम अप्रोच को अडॉप्ट किया। और जो सेंट्रल प्लेसेस जो थ्योरीज अलग अलग भूगोलवेताओं ने दी, और उसको एक तरह से भूगोल में इस सिस्टम अप्रोच को लाने का जो श्रेय था वो वोल्डेनबर्ग और बेरी का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जीव विज्ञान का जो जनरल सिस्टम थ्योरी होती है से ही भूगोल के अंदर इस जो सिस्टम अप्रोच को जो है लाया गया। जैसा कि लुडविग वॉन बर्टलेम्फी ने एक जनरल सिस्टम जो थ्योरी थी उसको डेवलप किया था। तो इस तरह के जो सवाल हैं कि कहाँ से कौन सी थ्योरी जो थी जो जीव विज्ञान में थी जिसको आधार यहाँ बनाया गया, तो ये सवाल आपसे वहाँ भी पूछे जाते हैं। या फिर हमने इसको डिफाइन किया है कि जो अवयवों का या एलिमेंट्स का या जो घटक जो होते हैं उनका जो समूह होता है वो कारिक रूप से एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और वो जुड़ा हुआ जो स्वरूप है वही एक तंत्र का निर्माण करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका एक हार्ट सिस्टम होता है, एक आपका लंग सिस्टम होता है, एक आपका पाचन तंत्र होता है,
आपका ब्रेन सिस्टम होता है। तो ये सब चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो पूरी ह्यूमन जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिस्टम के रूप में काम करता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आपका एक हार्ट सिस्टम को हमने एक इकाई के रूप में यहाँ पूरे बॉडी सिस्टम में लिया, लेकिन हार्ट सिस्टम अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई रूप में देखे तो एक तंत्र के रूप में काम करता है। और इसके अंदर जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त का जो संचार जो होता है उसको ले जाने वाली और लाने वाली जो वेन्स जो होती हैं वो एक एलिमेंट के रूप में काम करती हैं। तो इस तरह का एक जो स्वरूप है जहाँ जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से वहाँ इस तरह का होता है, ठीक वैसा ही मनुष्य और वातावरण के संबंधों को समझने के लिए और उस वातावरण में रहने वाले जो मानव समुदाय है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या हमारे सामाजिक स्वरूप के अंदर बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम पॉवर्टी की जब अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि भौगोलिक समस्याओं की या मानव भूगोल के अंदर नियोजन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जो गरीबी जो है, पॉवर्टी जो है, वो बहुत सारे कारण जो है उस पूरे पॉवर्टी सिस्टम के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। हो सकता है कि उनकी जो पर कैपिटा इनकम कम हो सकता है कि उनके पास जो अगर वो एग्रीकल्चर के इन्वॉल्व है तो उनके अंदर उनकी जो लैंड जो है वो कम हो, या उनकी जो बच्चों की संख्या ज़्यादा है इस कारण से वो उनको लिटरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो नए जो इनोवेशंस होते हैं, नए जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं उससे नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये वेरियस जो एलिमेंट्स हैं वो पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार हैं। तो एक पूरा सिस्टम जो है पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। और जब हम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं तो उसके लिए रोजगार भी जनरेट करते हैं। वहाँ पर हम फैमिली प्लानिंग की भी बात करते हैं, वहाँ पर हम टेक्निकल एजुकेशन की भी बात करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए काम करती हैं। तो इस सिस्टम अप्रोच जो है नियोजन में इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो कोई भी जो सिस्टम होता है, जो तंत्र जो होता है, उसके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक तत्व होता है जिसको एलिमेंट्स कहते हैं, और एक अंतर संबंध एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ रूप होता है जिसको हम लिंकेज कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो लिंकेज जो है, ये एक दूसरे से जुड़ाव जो एलिमेंट्स का जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। वो सीरीज लिंकेज हो सकता है, वो पैरेलल लिंकेज हो सकता है, वो फीडबैक लिंकेज हो सकता है, वो सिंपल कॉम्प्लेक्स लिंकेज हो सकता है, या वो ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स जो लिंकेज होते हैं वो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उस तरह का जो स्वरूप है हमें देखने को मिलता है। वो फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम से हमने वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। ये AI और AJ जो ये एक दूसरे से जो जुड़ाव है, एक AI जो एक एलिमेंट है, AJ एक जो एलिमेंट है, एक सीरीज रूप के अंदर एक दूसरे से इनके अंदर जो संबंध जो है हमें देखने को मिलता है। इसको अगर दूसरे डायग्राम को हम देखें AJ, AI और AK, तो ये एक पैरेलल जो रिलेशन होता है उसको शो करता है। और ये एक यहाँ इनपुट है, ये प्रोसेस है, ये आउटपुट है, और ये आउटपुट किस तरह से इनपुट को प्रभावित कर रहा है। तो ये एक फीडबैक रिलेशन को जो है शो करता है। विभिन्न एग्जाम्स के अंदर डायग्राम से भी आपसे पूछ सकता है कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, ये फीडबैक है। ये वाला जो है इसको हम सिंपल कंपाउंड जो रिलेशन है, किस तरह से जो AI का जो आउटपुट है किस तरह से AJ के आउटपुट से या उनके इनपुट से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये एक सिंपल कंपाउंड रिलेशन है। ये कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर वेरियस जो एलिमेंट्स है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जहाँ AJ का अपना आउटपुट उसके इनपुट को प्रभावित कर रहा है, AI जो है वो जो है यहाँ इस वाले जो AJ से जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहाँ AI और AM एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, यानी और यहाँ AI जो है AK को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एलिमेंट्स जो हैं एक तरह से कॉम्प्लेक्स रूप में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी एक एलिमेंट में या घटक में जो परिवर्तन होता है वो उस तंत्र के विभिन्न जो घटक होते हैं उनको प्रभावित करता है, प्रभावित होता है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ एक जो ये जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको हमने समझाने की कोशिश की है विथ एग्जाम्पल। आप लोगों को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो श्रेणीय जो अंतर संबंध है, सीरीज लो लिंकेज है,
जैसा कि यहाँ हमने डायग्राम से भी समझाया है। ये एक तरह से कारण और परिणाम जो होता है, क्या कोज है, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हम यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि अगर इंक्रीज इरिगेशन, अगर इरिगेशन के अंदर या सिंचाई का जो क्षेत्र होता है उसमें विस्तार होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि उसके कारण जो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके अंदर भी विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर लैंड जो बढ़ रहा है तो आपका जो इनकी सीड्स यानी कि जो बीज हैं उनकी खपत बढ़ेगी, और जब एग्रीकल्चर लैंड इरिगेशन बढ़ेगा, लैंड बढ़ेगा, सीड्स बढ़ेंगे, तो उसी रेशियो के अंदर जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग है जो वो बढ़ेगा, और जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा, जो पर्टिकुलर जो भी एरिया है वहाँ का जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो एक सीरीज रूप के अंदर एक ये जो घटक है एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कारण क्या था, इरिगेशन के अंदर इंक्रीज होना, और रिजल्ट क्या था, फाइनली जो हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ। इसी तरह से अगर हम पैरेलल या समानांतर संबंध की बात करें तो इसको भी अगर हम कहें कि दो या जो अधिक तत्व जो हैं तीसरे तत्व को या थर्ड जो एलिमेंट है किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को कि किस तरह से ए आई और ए के जो दो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से ए एल जो एलिमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसको समझाने के लिए जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं, वर्षा और तापक्रम जो एलिमेंट्स है, जो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो उसका जो प्रभाव है वो वेजिटेशन के ऊपर पड़ता है। यानी किसी भी क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति का जो प्रकार है, वनस्पति की जो सघनता है, वो डायरेक्टली जो रेनफॉल है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है। साथ ही यही जो एलिमेंट है, जो वनस्पति जो क्रम है, उसका प्रभाव टेम्परेचर पे भी और वर्षा के ऊपर भी प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स हैं तीसरे कारक को प्रभावित कर रहे हैं, जैसा कि वेजिटेशन के ऊपर जो रेनफॉल है और टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें देखने को पैरेलल जो रिलेशंस होते हैं वहाँ देखने को मिलती है। तो ये जहाँ हम एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें या जनरल ज्योग्राफी की बात करें तो किस तरह से जो एलिमेंट्स हैं, जो कारक हैं, जो तत्व हैं, जो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं, उन चीज़ों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह से अगर हम फीडबैक लिंकेज की बात करें, प्रतिपुष्टि अंतर संबंध की बात करें, तो यहाँ भी हमने एग्जाम्पल से आपको शो किया है कि जो दालें होती हैं अगर हम एग्रीकल्चर में जब हम खेत के अंदर उसका एग्रीकल्चर हम जब करते हैं या खेती करते हैं तो उसके कारण जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होता है वो बढ़ जाती है, और उससे जो लैंड जो होती है उसकी उर्वरता की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस तरह से जहाँ जो दालें वाली फसलें करते हैं उसका जहाँ प्रोडक्शन को प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही भूमि के अंदर नाइट्रोजन की यानी स्वयं को ही स्वयं जो है प्रभावित करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण जो विकास है वो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसी की प्रतिपुष्टि है, उसी का एक रिजल्ट है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लोगों के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, लोगों की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े तो उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो लोगों का इनोवेटिव जो थॉट है वो डेवलप हुई, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या हेल्थ के लिए हो। तो उन चीज़ों के डेवलपमेंट से ऑल ओवर एक रूरल जो डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है या जो रूरल डेवलपमेंट जो है वो एक फाइनल रिजल्ट के रूप में हमें देखने को मिला। अगर हम तंत्र उपागम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक चीज़ और हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि ये एक पदानुक्रमिक जो व्यवस्था है उस रूप में भी हमें देखने को मिलता है। तो आपसे सवाल अगर पूछता है कि सिस्टम अप्रोच एक पदानुक्रमिक तंत्र है तो निश्चित रूप से हाँ रहेगा। जब मानव भूगोल में जो जितने भी जो ज्योग्राफर्स हैं इन्होंने जो ये पदानुक्रमिक जो है, जो पद के आधार पर जो आकार जो होता है वो जो भौतिक जो विश्लेषण के लिए उन्होंने उपयोगी माना। अमेरिकन जो भूवैज्ञानिक थे ब्लेलोक ने इस तंत्र उपागम को आवश्यक बताया और एक पदानुक्रमिक जो मॉडल है उन्होंने भूगोल के अंदर वो लेके आए। और इन्होंने यहाँ हम डायग्राम से वही कह रहे हैं कि ये एक सिस्टम है ABC जो एक दूसरे से जुड़े हुआ है। इसी तरह से एक सिस्टम B है
तो अगर हम पदानुक्रमिक दृष्टिकोण से देखें, एक तरह से तो ये सिस्टम ए और सिस्टम बी एक दूसरे से सीरीज फॉर्म के अंदर जुड़ा हुआ है, साथ ही इसका आउटपुट जो है वो इनपुट को प्रभावित भी कर रहा है। तो यहाँ पदानुक्रमिक दृष्टिकोण से सिस्टम ए जो है वो जिसका जो आकार है वो बड़ा है, जबकि सिस्टम बी जो है पदानुक्रमिक दृष्टिकोण से छोटा है। तो इस तरह का जो स्वरूप है, किस तरह से एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है और दूसरा सिस्टम जो है उसके जो आउटपुट जो होते हैं किस तरह से एक बड़े सिस्टम के इनपुट को प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ सिस्टम अप्रोच के अंदर हम देख पाते हैं। अब यहाँ जो इस मॉडल से इन्होंने जो ब्लेलोंग और ब्लेलोक के द्वारा जो किया गया, इन्होंने ये बताया कि तंत्र का आकार अलग अलग हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं, वो वेरिएबल्स किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो सब चीज़ें यहाँ महत्वपूर्ण होती हैं। और इनके जो अंतर आकर्षण होता है उसके अंदर भी हमें अंतर देखने को मिल सकता है। दोनों ही तंत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है, जैसे ए सिस्टम बी को प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, जबकि यहाँ जो बी सिस्टम है वो ए सिस्टम को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और यहाँ तंत्र ए बी से पर प्रत्यक्ष प्रभाव और बी का ए पर प्रत्यक्ष प्रभाव, जैसा कि हम डायग्राम से देख पा रहे हैं। और यह आकार और तत्वों की जो गहनता है, जो सिस्टम ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, और जो सिस्टम बी है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है। इसी आधार पे उसका पदानुक्रमिक जो क्रम है वो तय किया गया है। तो यहाँ जो मॉडल या सिस्टम ए और सिस्टम बी किस तरह से एक दूसरे के इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक जनरल प्लानिंग अप्रोच के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो होती है। अब ये जो तंत्र उपागम जो होते हैं एक किस तरह से एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, या इनका जो अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो दो तरह का जो तंत्र उपागम हम देख पाते हैं। एक होता है फंक्शनल सिस्टम जो एक दूसरे से किस तरह से कारिक रूप से जुड़े हुए हैं, और एक था स्ट्रक्चरल सिस्टम। अब यहाँ जो कारिक संबंध की हम बात करते हैं तो यहाँ वेरिएबल्स का प्रभाव एक दूसरे पे किस तरह से हमें देखने को मिलता है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल जो सिस्टम है वो मनुष्य और जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। यह मनुष्य के द्वारा ये जो स्ट्रक्चर या जो लैंडफॉर्म्स है उसके अंदर किस तरह के चेंजेस जो किए गए हैं उसको समझने के दृष्टिकोण से स्ट्रक्चरल जो सिस्टम जो है वो महत्वपूर्ण होता है। जहाँ फंक्शनल जो सिस्टम है मनुष्य के जो कारिक जो संबंध है उनका विश्लेषण करता है, किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि स्ट्रक्चरल जो है संरचनात्मक जो तंत्र है वो भूदृश्य का विश्लेषण करता है और उसके मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ जो इंटर रिलेशन होता है उसके बाद क्या लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं, ये चीज़ों को अगर हम एक्सप्लेन की बात करते हैं सिस्टम अप्रोच के दृष्टिकोण से तो उसको हम स्ट्रक्चरल जो सिस्टम है उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। अब ये जो फंक्शनल जो मनुष्य के जो एक कारिक संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ भी इन संबंधों को एक्सप्लेन करने के लिए इसको 4 भागों में हमने डिवाइड किया है, जो सिस्टम अप्रोच को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य का जो रहने का या एक दूसरे के इन्फ्लुएंस करने का, एक दूसरे के कार्यों से प्रभावित या प्रभावित करने का, उसको समझने के लिए ये चारों जो प्रकार हैं कारिक तंत्र के फंक्शनल सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसको एकाकी तंत्र कहते हैं, दूसरा क्लोज्ड या बंद तंत्र बोलते हैं, तीसरा जो है उसको अर्धबंद या सेमी क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, और चौथा जो होता है ओपन जो सिस्टम होता है, खुला जो तंत्र होता है। अब यहाँ हम एक एक को समझना चाहेंगे, विथ एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो फंक्शनल जो रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो एकाकी जो आइसोलेटेड जो एक मुख्य जो समाज है, जो मुख्य धारा की जो लोग हैं उससे जुड़ा हुआ नहीं होता, अपना एक अलग स्वतंत्र रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, मुख्य धारा से अलग होते हैं। तो इसको एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो ट्राइब्स होते हैं, जो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं वो एक एकाकी जीवन जो है वो जीते हैं। और इस एकाकी अगर सिस्टम की हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो ट्राइबल जो लाइफ है, जो उनका अपने एक अपना क्लोज्ड जो सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ अगर इस तंत्र की अगर एक शब्द में समझाना चाहें तो ये लोग
सेल्फ सस्टेन्ड सोशो इकोनॉमिक सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है कि अपने स्वयं के ऊपर जो इनका अपना एक सोशो इकोनॉमिक जो सिस्टम है और इनकी जो निर्भरता है किसी और पे नहीं होती, उसी प्राकृतिक पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ रह रहे हैं उसके साथ प्रकृति के साथ अंतर संबंध स्थापित करके अपना जो जीवन निर्वाह है वो एक आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर करते हैं। दूसरे समूह के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इस तरह के तंत्र के अंदर सामान्यतः क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता तो इसलिए जो पदानुक्रम की जो हमने बात की तो वो यहाँ देखने को सामान्यतः हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम वन तंत्र की बात करें तो मिन्सुल ये कहता है कि वर्तमान के अंदर जो एक क्लोज सिस्टम की जब हम बात करते हैं वो देख पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं बड़ी अब देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हैं, जिस तरह से इन्वेंशंस हुए हैं, तो कोई भी एरिया अपने आप में एक क्लोज सिस्टम के रूप में हमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसा मिन्सुल मानता है। लेकिन मूलतः ये जो क्लोज सिस्टम की बात करते हैं ये भौतिक तंत्र की बात करता है, एक फिजिकल जो एनवायरनमेंट है जो एक अन्य क्षेत्रों से अपने आप को अलग करता है। कि इन्होंने कहा कि मिन्सुल ने एग्जाम्पल के रूप में कहा कि जो इक्वेटोरियल जो रीजन्स होते हैं या तिब्बत का जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर विभिन्न जो रेसेस या जनजातियाँ रहती हैं वो एक तरह से एक बंद जीवन तंत्र का प्रतीक है। तो ये अगर फिजिकल एनवायरनमेंट के रूप में बात हम यहाँ कर रहे हैं, भौतिक तंत्र के समान अलग अलग अपना जो जीवन जो है ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये एक बंद जो तंत्र होता है, यानी बाहरी समाज से यहाँ का जो सामाजिक और आर्थिक स्वरूप है उसके ऊपर प्रभाव देखने को नहीं मिलता, फिजिकली अप्रोचेबल नहीं होते हैं। जब हम अर्ध बंद तंत्र की बात करते हैं तो किस तरह से एक समाज दूसरे समाज से प्रभावित होता है या नहीं होता है उसके आधार पे हम तय करते हैं। तो जो सेमी क्लोज सिस्टम की बात करें तो जो डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज होते हैं यहाँ थोड़ा सा हम कंपैरिजन ओपन और जो सेमी ओपन जो सिस्टम है वहाँ हम यह देख पाते हैं कि जो विकासशील जो देश होते हैं एक आर्थिक इकोनॉमिक सोशल एक ट्रांजिशन फेज में होते हैं। कुछ बिंदुओं पर तो ये दूसरे जो समूह होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको अडॉप्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जो पश्चिमी जो सोसाइटी है या पश्चिम जो समाज है उनसे भाषा तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर हम भारत की बात करें तो हमने इंग्लिश को भी स्वीकार किया, अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया, अन्य जो वेरियस यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं उनको अडॉप्ट किया। लेकिन जब हम खान पान की बात करते हैं, जैसे गोमांस की बात करें, तो यहाँ क्योंकि यहाँ गाय को एक माता का रूप दिया जाता है तो यहाँ हम और चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम उनके जो क्लोथिंग पैटर्न है यानी कपड़ों का या खान पान का स्वरूप है उसमें कुछ चीज़ों को तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक रूप से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं गोमांस की जब अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते थे। एक सेमी क्लोज वाला जो सिस्टम है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। जब हम ओपन सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ विचारों का जो आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से वस्तुओं सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, आपके सामाजिक जो स्वरूप है उसका जो आदान प्रदान होता है वो एक खुले मस्तिष्क के आधार पर किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है और किसी भी समाज की जो अच्छी चीज़ होती है उसको आत्मसात कर लेते हैं और इसी जो समाज जो होता है खुला तंत्र की जब हम बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कहें या सोसाइटी ऑफ टेक्निकल मैन जब है की बात करते हैं तो वो एक ओपन सोसाइटी है, ओपन सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइजेशन व समाज का वैश्वीकरण और यहाँ जो अंधविश्वास जैसी जो चीज़ें होती हैं उसमें बड़ी तेज़ी से कमी आती है, समाप्ति की ओर होता है। अब यहाँ हम स्ट्रक्चरल सिस्टम की बात करते हैं तो जो संरचनात्मक जो तंत्र होता है जिसके अंदर हमने कहा कि भूदृश्य के अंदर मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से मनुष्य और भौतिक वातावरण के अंतर संबंधों का प्रभाव देखने को मिलता है, उसके आधार पर जो संरचनात्मक जो सिस्टम होता है उसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। आकारिकीय तंत्र जिसको मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम कह सकते हैं, श्रृंखलाबद्ध सीरीज सिस्टम हो सकता है, प्रक्रिया प्रदान प्रोसीजरल जो सिस्टम होता है वो एक कंट्रोल सिस्टम या नियंत्रित जो तंत्र होता है उस रूप में हम यहाँ इसका अध्ययन सिस्टम एनालिसिस के दृष्टिकोण से हम करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल या आकारिकीय जो तंत्र की बात करते हैं बेसिकली जो लैंड यूज जो होता है उससे ये जुड़ा हुआ है।
और जब हम भूदृश्य में परिवर्तन की बात करते हैं तो मनुष्य के द्वारा उस भूदृश्य में जो परिवर्तन होता है उसको यहाँ हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो ग्रामीण और नगरीय जो अप्रोच है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से ग्रामीण और नगरीय जो लैंड फॉर्म्स के अंदर जो यूटिलाइजेशन होता है या किस तरह का स्वरूप वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो एक फंक्शनल अप्रोच का एक सब पॉइंट है, उसके द्वारा हम तय कर पाते हैं। जैसे अगर हम वॉन थुनियन की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने कृषि भूमि उपयोग मॉडल दिया तो एक मॉर्फोलॉजिकल जो सिस्टम है उसका एग्जाम्पल है, या जो संकेंद्रीय नगरीय भूमि उपयोग जो दिया गया उसको अगर हम यहाँ समझने की बात करें उन मॉडल्स को, तो वो मॉर्फोलॉजिकल जो सिस्टम है उसका एग्जाम्पल है। किस तरह से मनुष्य ने भूमि उपयोग को प्रभावित किया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो एक एलिमेंट के रूप में काम करेंगे, वहाँ समझने के लिए ये मॉर्फोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो सिस्टम अप्रोच को समझने के लिए महत्वपूर्ण रहता है। आकारिकी मॉडल के द्वारा भूमि उपयोग में जो पारिस्थितिकी का विश्लेषण किया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो होती है वो किस तरह से एक लैंडफॉर्म के यूटिलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है। वो इकोलॉजिकल अर्बन इकोलॉजी हो सकती है, वो रूरल इकोलॉजी हो सकती है, या एक दोनों का मिक्सअप हो सकता है, ट्रांजिशन स्थितियाँ हो सकती हैं। और उस इकोलॉजी के आधार पर पारिस्थितिकी के अनुसार ही भू उपयोग आकारिकी मॉडल जो तंत्र उपागम के जो नियम है वो विकसित किए जा सकते हैं। श्रृंखलाबद्ध जब तंत्र की हम बात करते हैं तो किस तरह से ये जो लैंडफॉर्म्स के अंदर जो चेंज हुआ, जो एनवायरमेंटल और मैन के द्वारा जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में जो रिलेशंस में जो चेंजेज आए, वो किस तरह से एक चीज एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। जो इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, औद्योगिक जो संकुल होते हैं, या मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं, या मेगालोपोलिस जो नगरीय पेटियों का विश्लेषण जब हम करते हैं तो ये जो श्रृंखलाबद्ध जो सीरियल जो सिस्टम है बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एग्जांपल हमने आपको यहाँ शो किया है कि जो पेट्रो रसायन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, किस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर एरिया पे होता है, उसके बाद उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ पेट्रोलियम रिफाइनरीज लगती हैं, उसके बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, किस तरह से डीजल है या उसके अलावा आपका घरेलू आपका जो मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं उसको आप ले लीजिए, या आपके जो कॉस्मेटिक जो सामान जो बनाए जाते हैं जो कि पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स के ही उपयोग के द्वारा, चाहे वो क्रीम हो चाहे आपके परफ्यूम्स हो, तो वो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का बेस्ट जो उदाहरण है इस श्रृंखलाबद्ध जो तंत्र होता है उससे जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ इस तंत्र के अनुसार किसी एक कार्य का परिणाम दूसरे कार्य का निवेश होता है। जैसे हमने कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ तो आपके रिफाइनरी के लिए वहाँ से प्रोडक्शन मिला, वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स मिले तो वो दूसरे कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए एक प्रोडक्ट के रूप में काम करते हैं। तो एक श्रृंखला जो है, एक कार्यिक जो श्रृंखला विकसित हो जाती है और इनका जो उस श्रृंखला का सीधा प्रभाव उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो संरचनात्मक लैंडफॉर्म स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म पर देखने को हमें मिलता है। अगर हम प्रक्रिया प्रधान तंत्र की बात करें तो यहाँ हरित क्रांति के द्वारा इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या औद्योगिक प्रदेशों की व्याख्या इसके द्वारा की जा सकती है। यानी इस उपागम का जो आधार यह है कि एक निश्चित प्रक्रिया ही परिवर्तन का आधार होता है। जैसे हमने कहा कि हरित क्रांति से कृषि जो क्षेत्र होते हैं उसमें एक संरचनात्मक फंक्शनल जो चेंजेस आए, वहाँ पे इनपुट्स जो हुए, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, चाहे वो जो यील्ड्स जो है, जो संकरित जो बीज हैं उनके रूप में हो, और उसका फाइनली जो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर प्रभाव पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन का रूरल डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ा, रूरल डेवलपमेंट के जो वेरियस जो एलिमेंट्स हैं, जो हेल्थ, एजुकेशन, इनोवेशंस के प्रति या नए विचारों का जो समावेश हो, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसी तरह से बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता जैसे जो महानगरीय जो प्रदेश हैं जहाँ जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरण, यानी एक प्रोसीजरल चीज़ें थी जिसका प्रभाव हमें देखने को मिला। जैसे बॉम्बे और
अहमदाबाद पुणे का जो औद्योगिक डेवलपमेंट का जो बेसिक कारण यह था, वहाँ पर कॉटन का जो प्रोडक्शन हुआ, यानी बेसिक जहाँ वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों का जो आरंभिक स्तर पर जो विकास हुआ उसका मूल कारण था वो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया रहा, और उस पर डिपेंडेंट जो इंडस्ट्रीज जो थी उनका भी वहाँ डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो कपड़ा उद्योग है, तो एक प्रक्रिया प्रधान जो स्वरूप है, हुगली की बात करें तो जूट की उपलब्धता के कारण इस एरिया का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से जो ये प्रक्रिया प्रधान जो सिस्टम है इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अब जब हम नियंत्रित तंत्र की बात करते हैं तो ये मनुष्य के द्वारा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के भूदृश्य को नियंत्रित रूप से विकास करने की बात को एक्सप्लेन करता है। जैसे जो ड्रोट एरियाज जो होते हैं, शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे नियंत्रित सिस्टम के रूप में हमने ड्रॉप इरिगेशन को अडॉप्ट किया या स्प्रिंकलर इरिगेशन को अडॉप्ट किया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से हमने वाटरशेड एरियाज को एक कंट्रोल वे में डेवलप किया। तो ये सब जो है एक कंट्रोल सिस्टम के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। पारिस्थितिकी के अनुसार विकास के नियंत्रित तंत्र का उदाहरण है मिन्सुल के अनुसार नियंत्रित तंत्र की संकल्पना जनजाति के विकास के परिप्रेक्ष्य से लिया गया है, यानी शुरू के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाले जो जनजातीय समुदाय थे उनको एक किस तरह से उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसको भी हम यहाँ पे इस नियंत्रित स्वरूप या कंट्रोल जो सिस्टम है उसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि मिन्सुल ने जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसके संदर्भ में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब यहाँ जब हम नियोजन के दृष्टिकोण से कहें तो जैसे मैंने आपसे कहा ग्रामीण विकास की हमने बात की या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की, तो कौन से वेरिएबल्स हैं जो उस डेवलपमेंट के अंदर हर्डल्स के रूप में काम करते हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं जो उस डेवलपमेंट के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में काम करते हैं। तो ये जो सिस्टम अप्रोच है जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वेव्स के रूप में काम करते हैं उसको किस तरह से हम बूस्टअप कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको रोक सकते हैं, या किस तरह से एक मनुष्य और वातावरण का जो अंतर संबंध होता है, किस तरह से मनुष्य की गतिविधियां पर्यावरण के लिए नुकसान कर रही है, उनको आइडेंटिफाई करना, उसको नियंत्रित करना, जिससे प्रतिपुष्टि के रूप में उनको लेना, जिससे कि एक सीरीज फॉर्म के अंदर जो एक रिफॉर्मेटिव एक्शन जो है उसको हम ले सकें। एक विजन ओरिएंटेड अप्रोच की बात करते हैं तो विभिन्न वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं, विभिन्न वेरिएबल्स के डेटा कलेक्ट करते हैं, और एक वेरिएबल जो होता है किस तरह से चीज़ों को प्रभावित करता है उसको अध्ययन करके उस पर्टिकुलर हम हमारे विजन को अडॉप्ट करने के संदर्भ में उसमें सुधार कर सकते हैं, एक भविष्यकाल की नीति का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से सिस्टम अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आलोचनात्मक विश्लेषण हम करें तो ये जो अप्रोच जो है मानव भूगोल पे अधिक जोर देती है और जो भौतिक भूगोल है उसको ये सेकेंडरी मानती है, जबकि मनुष्य और वातावरण के संबंधों को समझने के दृष्टिकोण से जो फिजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो योगदान जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसके ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए, जैसा कि ये सिस्टम अप्रोच उसको उतना ध्यान नहीं देती है। अब ये जो सिस्टम अप्रोच है, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एक साइंटिफिक अप्रोच है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स जो होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं, उनको कलेक्ट करना, उनका एनालिसिस करना, तो ये एक मैथमेटिकल प्रक्रियाएं होती हैं, एक बहुत कॉम्प्लेक्स या जटिल एक अध्ययन की विधि है, और ये जरूरी नहीं है कि जो ज्योग्राफर्स होते हैं वो गणित के अंदर बहुत मजबूत हो। तो उस तरह से इस सिस्टम अप्रोच को अप्लाइड फॉर्म के अंदर लागू करने में इस तरह की जो चुनौतियां जो है हमें देखने को मिलती है। जब हम एनालिसिस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो यहाँ क्योंकि जब हम ह्यूमन अप्रोच को लेकर चलते हैं तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, ह्यूमन इमोशंस की ज़रूरत होती है, और जहाँ हम सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो उस दृष्टिकोण से भी इसकी आलोचनाएं जो है की जाती हैं। तो और ये जो मात्रात्मक जो विधि तंत्र है उस पर जोर देती हैं, वेरिएबल्स में की जटिलताओं को समझना बड़ा मुश्किल होता है, जो इनकी व्याख्या जो एक मल्टी वेरिएबल एनालिसिस की जो अप्रोच है वो केवल एक क्वांटिटिव जो मेथोडोलॉजी है उसके द्वारा ही संभव है। तो जो आलोचनाएं मात्रात्मक क्रांति के संदर्भ में की गई, तो वही आलोचनाएं जो है यहाँ हम जो सिस्टम अप्रोच के लिए भी कर सकते हैं कि गणितीय विधियों का पर जोर देना, विकसित और विकासशील देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अंतर होने के कारण जो कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना, तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, उन एलिमेंट्स को, तंत्र के घटकों को पहचानना, उनके आंतरिक और बाह्य व्यवहार को समझना,
उसकी सीमाओं का निर्धारण करना, तंत्र के बाहर उसका पर्यावरण का सीमांकन, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको मेजरमेंट करना, और जो तंत्र में जो इनपुट और आउटपुट और जो प्रोसीजर होता है उसमें जो परिवर्तनशीलताएं जो होती हैं उसको ज्ञात करना, ये बड़ी जो चुनौतियां हैं इस सिस्टम अप्रोच के सामने रहती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो सिस्टम जो अप्रोच है निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप भूगोल को समझना चाहते हैं तो इस तरह की जो अप्रोच है, जिनको आप भूगोल के अंदर किसी भी सवाल को हल करने में भी आप उपयोग में ले सकते हैं, साथ ही आप अपना एक व्यू जो है जो चाहे वो रिसर्च के संदर्भ में हो सकता है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं वहाँ पर भी आपसे खुद से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो पूछ लिए जाते हैं। आप एक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए। तो वो जो मॉडल जब आप प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पर एक सिस्टम अप्रोच, सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि जो आपने एक सिस्टम आपने एक मॉडल तैयार किया उसके वेरिएबल्स क्या है, उस वेरिएबल्स के प्रभाव, विभिन्न जो वेरिएबल्स पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और फाइनली उसका रिजल्ट क्या होता है, और वो रिजल्ट किस तरह से आपका जो इनपुट जो होता है इनको इन्फ्लुएंस करता है, उसको किस तरह से प्रमोट करता है। ये सब चीजें इस सिस्टम अप्रोच के द्वारा हम समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आप कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जूम ऐप से आपसे जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं जिसमें बच्चों की डिमांड है कि कुछ उनकी क्योरीज हैं जो हम एक दूसरे से साझा करना चाहते हैं, तो वो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।